दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ओए न्यूज़ में, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं देश दुनिया की मुख्य बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले चीनी बीमारी से संक्रमितों के आंकड़ों को देख लेते हैं। तो अब तक 4,40,000 केस, 24 घंटे में 13,548 मरीज बढ़े। यह 5 दिन में सबसे कम। वहीं 10,879 संक्रमित भी ठीक हुए। आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं। इसी के साथ आज आप देखेंगे चीन से तनाव के बीच साथ आया रूस, किया यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। साथ ही जानेंगे सीबीएसई की शेष बची परीक्षाओं को टालने पर सरकार आज लेगी फैसला, जाने डिटेल्स। और यूपी में 1 जुलाई से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, जाने क्या होंगे नियम। साथ ही सऊदी अरब के आग्रह पर केंद्र सरकार का फैसला, इस साल कोई भारतीय हज यात्रा पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों खबरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए खबरों में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज आप देखेंगे पतंजलि ने कोरोना की दवा कोरोनिल और स्वासरी लॉन्च की, 7 दिनों में मरीज के ठीक होने का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना संकट के बीच पतंजलि ने मंगलवार को कोरोना आयुर्वेदिक किट लॉन्च की। पतंजलि का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान दवा के 100% नतीजे दिखाई पड़े हैं। पतंजलि का दावा है कि इससे 7 दिनों में 100% कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दवा का नाम कोरोनिल और स्वासरी है। कंपनी की ओर से दवा ऐसे समय में विकसित की गई है जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है और कई देश वायरस की दवा विकसित करने में जुटे हैं। पतंजलि के संस्थापक योग गुरु रामदेव ने कहा कि दवा का नाम कोरोनिल और स्वासरी है। इसे देश भर में 280 मरीजों पर ट्रायल और रिसर्च करके विकसित किया गया है। कोविड-19 के किसी भी वैकल्पिक इलाज का कोई प्रमाण अभी तक नहीं है, यहाँ तक कि किसी देशों द्वारा टीकों का परीक्षण भी नहीं किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि कल ही सरकार ने इस दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दिया और कहा कि जब तक इसके जांच न हो जाए कोई प्रचार प्रसार इसका न हो। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। सीबीएसई की शेष बची परीक्षाओं को टालने पर सरकार आज लेगी फैसला, जानिए डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के चलते सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार और बोर्ड ने बताया कि इस बारे में अधिकारियों की बैठक जारी है और बुधवार शाम तक निर्णय ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फिलहाल गुरुवार तक के लिए टाल दी है। इस बारे में सीबीएसई बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि वह सीबीएसई के साथ आईसीएसई की परीक्षाओं पर भी फैसला ले। इस साल हुई बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से शेष परीक्षाएं बीच में ही रुक गई थी। और इसी के साथ अमेरिका ने H-1B वीजा पर लगाई रोक, भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना संकट के चलते अमेरिका में बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा सहित अन्य विदेशी वर्क वीजा पर रोक लगा दी है। यह रोक इस साल के अंत समय तक कायम रहेगी। अमेरिकी सरकार के इस कदम से भारतीयों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि H-1B वीजा भारतीय IT पेशेवरों के लिए काफी लोकप्रिय है। अपने फैसले को सही करार देते हुए ट्रंप ने कहा कि इससे उन लाखों अमेरिकियों को मदद मिलेगी जिन्हें कोविड-19 प्रकोप के चलते अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। वहीं आपको बता दूं कि व्यावसायिक संगठन, कानूनविदों और मानवाधिकार निकायों के विरोध के बावजूद ट्रंप सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से खासतौर पर भारतीय IT पेशेवरों सहित कई अमेरिकी और भारतीय कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा, जिन्हें 1 अक्टूबर से वित्तीय वर्ष 2021 के लिए H-1B वीजा पर जारी किया गया था। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। यूपी में 1 जुलाई से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, जाने क्या होंगे नियम लागू। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में देश भर के सरकारी स्कूल बंद हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूल 1 जुलाई से खोलने का फैसला किया है, लेकिन नई नियमावली के मुताबिक अभी केवल शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को स्कूल आना होगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने कहा है कि 1 जुलाई से शिक्षक व प्रधानाध्यापक स्कूलों में मौजूद रहकर सभी शैक्षणिक कार्य की तैयारी करें। शिक्षकों को सबसे पहले शारदा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना है। दीक्षा ऐप के जरिए शिक्षकों को अपना प्रशिक्षण भी पूरा करना है। वहीं राज्य सरकार द्वारा विकसित आधारशिला, ध्यानाकर्षण और प्रशिक्षण संघ का भी प्रशिक्षण भी वास्तविक है। इसका प्रशिक्षण 20 जुलाई से खंड शिक्षा अधिकारी 25 शिक्षकों का बैच बनाकर देंगे। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। सऊदी अरब के आग्रह पर केंद्र सरकार का फैसला, इस साल कोई भारतीय हज यात्रा पर नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर बिन तेन ने सोमवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को फोन किया। उन्होंने कोरोना महामारी के चलते इस बार हज में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को न भेजने का सुझाव दिया।
सऊदी अरब के सुझाव पर नकवी ने कहा कि कोरोना की गंभीर चुनौतियों से पूरी दुनिया प्रभावित है। सऊदी अरब में भी इसका असर देखा जा रहा है। ऐसे में सऊदी अरब सरकार के निर्णय का सम्मान करते हुए हालात के मद्देनजर लोगों को सेहत की सलामती को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला किया गया है कि हज के लिए भारतीय मुसलमान सऊदी अरब नहीं जाएंगे। वहीं आपको बता दूं कि नकवी ने यह भी कहा कि अब तक हज के लिए 2,13,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदकों द्वारा जमा कराया गया पूरा पैसा बिना किसी कटौती के तत्काल वापस किए जाने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। यह पैसा ऑनलाइन डीबीटी के जरिए आवेदकों के खातों में भेजा जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। पीएम केयर फंड से बनेंगे 50,000 वेंटिलेटर, प्रवासी मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए अलॉट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के जारी लड़ाई के लिए पीएम केयर फंड से 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा पीएम केयर फंड से 1,000 करोड़ रुपए की राशि प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए जारी की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के मुताबिक अब तक 2,923 वेंटिलेटर तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,340 वेंटिलेटर पहले ही राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित किए जा चुके हैं। ये वेंटिलेटर्स महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान समेत अन्य राज्यों को दिए गए हैं। इनमें से 275 वेंटिलेटर महाराष्ट्र, 175 गुजरात, 275 दिल्ली, 100 बिहार, 90 कर्नाटक और 75 राजस्थान के अस्पतालों को दिए गए हैं। वहीं आपको बता दूं कि गंभीर रूप से बीमारी के मरीजों को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, जहां उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। ऐसे में वेंटिलेटर की कमी ना हो, इसलिए सरकार ने कोविड-19 अस्पतालों में वेंटिलेटर भेजने का निर्णय लिया है। साथ ही चलते हैं अगले खबर की तरफ। सामान्य यात्री ट्रेनों को शुरू होने में लग सकता है वक्त, रेलवे ने एडवांस टिकट किए रद्द, लोगों को मिलेगा फुल रिफंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि रेलवे ने 14 अप्रैल को या उससे पहले बुक किए गए सभी रेगुलर टाइम टेबल वाली ट्रेनों के रेल टिकटों को कैंसिल कर दिया है। यात्रियों को फुल रिफंड दिया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से साफ है कि सामान्य यात्री ट्रेनों के शुरू होने में अभी काफी वक्त लग सकता है। वहीं आपको बता दूं कि 14 अगस्त तक के एडवांस टिकट ले रखे हैं यात्रियों ने। रेलवे के आज के फैसले से वो यात्री प्रभावित होंगे जिन्होंने 14 अप्रैल या उससे पहले अपनी यात्रा का एडवांस टिकट बुक करा लिया था। तो इसी के साथ रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा भारत और चीन को सीमा विवाद पर किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जारी विवाद पर रूस का बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस को नहीं लगता कि भारत और चीन को सीमा विवाद सुलझाने के लिए किसी तीसरे विदेशी पक्ष की जरूरत है। इसके साथ ही रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का जोरदार तरीके से समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि आज हम संयुक्त राष्ट्र में सुधार की समस्या पर बात करते हैं और भारत से बेहतर स्थायी सदस्यता के लिए कोई अन्य नॉमिनी नहीं है। हम भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। सर्गेई लावरोव ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत और चीन को बाहर से कोई मदद चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मदद की आवश्यकता है, खासकर जब देश का मुद्दा हो। वे उन्हें अपने दम पर हल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए वह खुद हल कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम आशा करते हैं कि दोनों देशों में स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहेगी और वे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। तो इसी के साथ मैक्सिको में 24 घंटे में 5वीं बार कांपी धरती। मैक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप, इमारतें हिली, दहशत से हजारों लोग सड़कों पर आए और वहीं सुनामी का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दो कि मैक्सिको में मंगलवार को तेज भूकंप से दहशत फैल गई है। मैक्सिको सिटी, साउथ मैक्सिको और सेंट्रल मैक्सिको में 7.4 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। यहाँ इमारतें हिल गईं और दहशत से हजारों लोग सड़कों पर आ गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र ओसाका स्टेट से 12 किलोमीटर दूर था। वहां के समय के मुताबिक भूकंप सुबह 10:29 पर आया। इसके तुरंत बाद यूएस सुनामी वार्निंग सिस्टम ने राज्य में सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। वहीं आपको बता दूं कि earthquaketrack.com के मुताबिक मैक्सिको में पिछले 7 दिनों में 20 बार भूकंप आ चुका है। हालांकि सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप मंगलवार को आया। पिछले 24 घंटे में ही 4 बार झटके महसूस किए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल यहाँ 99 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों लेता हूँ विदा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।